हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग भाई कंटिन्यू कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंटिन्यू अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते रहिए, ठीक। तो आज हम सेट 5 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक। तो इस अनसॉल्व पेपर को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चों का जो है ये आ रहा है कि सर आप जो है शुरू से रिवाइज भी करा दो। तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो है क्रैश कोर्स करवा दिया जाए, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो कौन से डेरिवेशन को हमें करना है, कौन से डेरिवेशन को जो है छोड़ देना है, ठीक। तो ऐसे लेके आ गए हैं, ठीक है ना। तो संभवतः आज शाम तक जो है उसका भी वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक। तो एक हम बना देंगे, शुरू करेंगे, ठीक, क्रैश कोर्स नाम से, ठीक। और उसके बाद मैथ, देखिए मैथ के लिए भी हम जो है प्रयास कर रहे हैं, टाइम मिलेगा तो हम मैथ के क्वेश्चंस भी तो उसमें आज हम अनसॉल्व पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपके बोर्ड के ही रहेंगे, ठीक है। तो उनको करेंगे और साथ में आप लोगों को बता दें कि अगर हमें समय मिल जाया करेगा तो हाई स्कूल की जो है साइंस के भी कुछ वीडियो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जो है डाल देंगे, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से रहेंगे, उसमें हम अनसॉल्व पेपर या कुछ सॉल्व करवाने वाले नहीं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको लिखा 2024 का पेपर चल रहा, 2005वां सेट चल रहा और इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो 3 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 4 से आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशंस कह रहा है। थोड़ा सा कलर सही नहीं चल रहा है तो इसको हम दूसरे कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। अब दिख रहा है। तो देखिए कह क्या रहा है, इसमें 4 का खंड है और का खंड में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित किन कारकों निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताना है, उसके बाद चालक के प्रतिरोध के बारे में बताना है, ठीक। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है और चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, यही सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक। तो देखते हैं कैसे हमें इसको वो करना है, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या कह रहा है, ठीक। तो ये आ गया है। तो देखो इस समय लिखा हुआ है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जान लें कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अवघट्य के द्वारा धन धारा के मार्ग में उत्पन्न किए गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो किसी भी सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है, उस विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसे ही सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम खंड में दे दिया गया कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा है अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल, ठीक। तो जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य के अंदर जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, ठीक। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे। अगला दिया गया वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, ठीक।
तो तीसरा कंडीशन है कि विद्युत सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट की सांद्रता पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो क्या होती है, विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो वैद्युत अपघट की अगर हम सांद्रता को बढ़ा दें तो उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और चौथा है सेल का ताप। ठीक, यानी कि जो सेल की टेम्परेचर होती है वो मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे क्या होगा ताप बढ़ाने पर, तो ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे जो है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो है। और एक्स नेक्स्ट आपका हो गया है, तो नेक्स्ट कंडीशंस में दिया गया चालक का प्रतिरोध। ठीक, तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई। ठीक, तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी कि चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। अर्थात चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल किसके होता है, यल के। ठीक, दूसरा देखो क्या दिया गया, चालक की मोटाई। ठीक, तो चालक की मोटाई जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात चालक का प्रतिरोध जो होता है मोटाई के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोटाई की, यानी टी से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, थर्ड है चालक की प्रकृति। ठीक, चालक की प्रकृति यानी अगर एल्यूमिनियम है तो उसकी जो है प्रतिरोध दूसरा होगा, कॉपर है तो उसकी प्रतिरोध दूसरा होगा। ठीक है ना, और आयरन है तो उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो दूसरी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि चालक की जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। ठीक, तो क्या होती है प्रकृति, तो इसके बारे में हम कारण जान लेते हैं। तो भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, अर्थात उनके विशिष्ट प्रतिरोध के पर निर्भर करता है। और किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो होता है किसके बराबर, तो आर इक्वल टू होता है के यल अपॉन ए। ठीक, तो ये होती है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, तो इतना हमें लिखना रहेगा, इतना लिख देंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट है भैया, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण E इक्वल टू 100 cos 6 इंटू 10⁸ T+4x वोल्ट मीटर को निरूपित किया जाता है, ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या निकालना है, नंबर फर्स्ट पे हमें निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक। नंबर सेकंड, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जो हमारे विद्युत चुम्बकीय समीकरण दिया है उसकी पहले हम कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यूज़ दिया गया है वो क्या दे दिया गया है, ई वाई, यही तो दिया है ना, ई वाई ई इक्वल टू 100 कॉस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, और ये हो जाएगा कॉस, और इनटू क्या हो गया 6 इंटू 10⁸। ठीक है ना, 6 इंटू 10⁸ t और प्लस kx, तो यहाँ पे दिया गया 4x। ठीक, ये दे दिया गया है। तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ई वाई इक्वल टू ई नॉट। ठीक, ये हो जाता है ई नॉट, थोड़ा सा मिस था, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁸, और के की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 4। तो तरंग का वेग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू के एक्स, यानी ओमेगा की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो कितना हो गया 6 इंटू 10⁸, और के की वैल्यूज़ कितनी हो गई 4।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम का अपवर्तनांक पूछा गया, तो माध्यम का अपवर्तनांक हमें पता है n इक्वल टू क्या होता है C/V। तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई 1.5 × 10⁸ तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30, यानी इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 2। तो ये हो गया हमारा माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि पहला ऑप्शन का आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। तो जो माध्यम है उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा, तो उसका वेग होगा यही 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड का आंसर हमारा यही हो जाएगा, तरंग का वेग। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, आगे देखो क्या पूछ रहा है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे पूछ रहा है क्षेत्र चुंबक का व्यंजक। अब क्षेत्र चुंबक का व्यंजक निकालने के लिए करना क्या है भाई, ये ध्यान देते हैं। ठीक, तो क्षेत्र चुंबक यानी इसके लिए हमारी जो फार्मूला होती है वो होती है B=B0 इंटू क्या हो जाएगा कॉस, ठीक, और ब्रैकेट में हो जाएगा ω/T प्लस kx। ठीक, ये है। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, तो हमें B0 की वैल्यूज चाहिए। तो आप चूंकि जानते हो, आपको एक फार्मूला पता है, E0/B0 इजकल टू क्या होता है भाई C। ठीक, तो हम इस पे पहले फाइंड करके हम B0 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक, तो B0 की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा B0 इजकल टू क्या हो गया E0/C। ठीक, चलो वैल्यूज पुट कर दो इसको। तो दिया कितना है E0 की वैल्यूज, तो E0 की वैल्यूज हमारे पास दिया गया 100। ठीक, तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा B0 इक्वल टू, ठीक, तो फार्मूला क्या रखा है E/C0। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे तो E की वैल्यूज हो गया 100 और अपॉन C की वैल्यूज कितनी है भैया, तो आपको पता है ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यूज निकल के आ जाएगी 3×9, फिर एक बच्चा 10 हो गया, 3×9, फिर पॉइंट, फिर 3×9 और 10⁸ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 हो गया। ठीक, और ये हमारा निकल के आ गया टेस्ला में। ठीक, अब हम फार्मूले पे रख देते हैं तो हमारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगी B इक्वल टू B0 की वैल्यूज हो गए 33.3 × 10⁻⁸ ठीक, इंटू क्या हो जाएगा कॉस। ठीक, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁸ प्लस kx, तो k का मान हो गया 4 इंटू x। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। और फिर इसको क्या करते हैं, एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक, तो पहले इसको हटा देते हैं और इसकी साइज़ को कम कर देते हैं। ठीक, और ये देखिए ये हो गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। ठीक,
तो भाई अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों की उदाहरण की सहायता से, ठीक है ना, किसकी सहायता से, उदाहरण की सहायता लेनी है और उदाहरण की सहायता से ही हमें इसकी वैल्यूज़ को बतानी है। ठीक, तो चलिए भाई देखते हैं क्या होती है इसकी वैल्यूज़। फिर से ये साइज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ठीक आ गया। ठीक, तो किसका किसका बताना है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौहचुंबकी। ठीक, सभी के बारे में हमें जानना है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं इनके अंतर। तो ये देखिए मैंने टैबलेशन करके बता दिया है, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लौहचुंबकी पदार्थों में अंतर। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रतिचुंबकी, ये हो गया अनुचुंबकी और ये हो गया लौहचुंबकी। तो पहला अंतर ये है कि प्रतिचुंबकी पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, अनुचुंबकी पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, और लौहचुंबकी पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, दूसरा है, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित होते हैं। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित होते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित होते हैं। ये विपरीत दिशा में होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है चुंबकित हो जाते हैं। थर्ड जो इनका अंतर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कम और ऋणात्मक होती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति जो होती है वो कम होती है लेकिन धनात्मक होती है, और लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक और धनात्मक होती है। ठीक, नेक्स्ट, ये पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ठोस, द्रव, गैस में होते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं केवल ठोसों में ही होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहें तो क्या है, Bi है, Ag है, Cu है, ठीक है ना, Au है, N2H2, ये सभी इसके जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है ना, ऑक्सीजन यानी O2 और क्या Ca, ये सभी क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और हमारा जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो निकेल है, कोबाल्ट है और आयरन है। ठीक, तो ये प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर हो गया। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो खंड घ, अब खंड घ में देख लीजिए क्या कह रहा कि एक प्रिज्म कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर होता है, तो न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक, तो अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति है तो उसमें इसकी जो है वैल्यूज़ क्या होगी उसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। ठीक, तो जैसा कि आपको बताया गया है प्रिज्म कोण, ठीक, और विचलन कोण यानी कि डेलियम, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, प्रश्न के अनुसार तो हमें आपतन कोण बताना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमें क्या निकालना है, आपतन कोण। तो आपतन कोण का फार्मूला क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो आपतन कोण यानी आई इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, यही तो बताया था। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि हमारा जो प्रिज्म कोण है वो विचलन कोण के क्या है, बराबर है। तो प्रिज्म कोण अगर विचलन कोण के बराबर है तो हम डेल्टा एम के प्लेस पे ए की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एम के प्लेस पे हो गया ए प्लस कैपिटल मतलब ए अपॉन 2। अब ए प्लस ए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जब ए प्लस ए को हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या होगी वो देख लेते हैं। ठीक, तो ए प्लस ए की वैल्यूज़ फाइंड कर लिया जाए। तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया, तो आई इक्वल टू हो गया 2a अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आपतन कोण होगा वो प्रिज्म कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब प्रिज्म कोण हमारा जो है वो विचलन कोण के, तो अगर हम आई की वैल्यूज़ डेल्टा एम के पद में बताएं तो डेल्टा एम के पद में भी बता सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब हम इसके ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है ये भी ध्यान देते। तो सेकंड में क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, अब अपवर्तन कोण की वैल्यूज़ क्या होती है, तो देखिए अगर आपको याद हो तो अपवर्तन कोण यानी कि आर जो होता है वो किसके, प्रिज्म कोण का आधा होता है, यानी कि आर इक्वल टू क्या होता है, a/2। ठीक, तो ये हमारा आर की वैल्यूज हो गई। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या पूछ रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, चलिए देखते हैं इसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो अगर आपको याद हो तो n इक्वल टू क्या होता है भैया, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2। ठीक, तो चाहे आप इस फार्मूले का यूज़ कर लो। ठीक, और चाहे तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगा देते हैं, या ठीक ये हो गया और। ठीक, तो और करके जब हम करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसका अपवर्तनांक। ठीक, तो स्नेल का नियम लगा सकते हो, क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर, क्योंकि बात बनेगा कि वही चीज़, अगर यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यूज़ पुट करोगे तो वही। तो एन इक्वल टू हो गया साइन आई, आई की वैल्यूज़ हो गया ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यूज़ भी हो जाएगा कितना, a/2। ठीक, अब चूंकि आपको पता है साइन 2a, तो साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक, ये होता है। अब अगर इसका हम हाफ एंगल फार्मूला रख दें, तो हाफ एंगल फार्मूला यानी कि इसको हम लिखेंगे साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक, ये हो गया। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या बन जाएगा इसका कंडीशंस, देखते हैं आगे। तो ये बन जाएगा n इक्वल टू, यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपान, नीचे क्या लिखा भैया, साइन a/2। ठीक, तो साइन a/2 से साइन a/2 पूरा पूरा कैंसिल, तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, 2 कॉस a/2, ये निकल के आ गया भाई अपवर्तनांक। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो भैया अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत क्या होता है, अग्रधारा तथा पश्च धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो भाई ये क्वेश्चंस कितनी बार बताया जाए, बार बार आ चुका है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आया। क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण काल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आया है। ठीक, कितने बार भी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो तैयार हो जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दिया गया है। तो समान वेग से, यानी कि ये दे दिया गया है भाई, गिवन दैट, सबसे पहले गिवन लिख लिया जाता है, गिवन दैट। ठीक, तो क्या क्या दिया है, प्रोटॉन यानी वीपी, ड्यूट्रॉन यानी वीडी, और अल्फा यानी कि इन सभी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना भैया, वो भी नहीं कि इधर उधर कर रहे हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र में ही मोशन कर रहे हैं, और दोनों स्थितियों में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो क्या है, समान है। ठीक,
तो जैसा कि आपको पता है भाई, हमने आप लोगों को सूत्र करवा ही रखा है, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको, तो आप लोगों ने अच्छे से कर रखा है। तो देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं परिक्रमण काल, है ना, तो परिक्रमण काल का भी डेरिवेशन करवाया गया है। परिक्रमण काल, जिसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं, टी से, और आपको पता है टी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2πm/क्यूबी, ठीक। तो भैया ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि बी भी हमारा कांस्टेंट हो गया और 2π भी कांस्टेंट है ना, तो डिपेंड किस पे कर रहा, मास पे और चार्ज पे। तो ये भी हमने आप लोगों को नोटेड करके बता रखा। अगर सपोज दैट मान लेते हैं, माना कि अगर हमने मान लिया प्रोटॉन का जो मास है वो किसके बराबर है, m के, तो आपको पता है न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, 2 गुना। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 2m। और अगर हम अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, 4 गुना, ठीक। दूसरी चीज़, इसके आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर होता है, बट अल्फा कण का जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बना होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ से इनके रिलेशन की कंडीशन निकाल तो भाई हमारा जो इसके लिए निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम न्यूट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन सभी में रिलेशन निकाल लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टीपी रेशियो टी, और अगला हो जाएगा हमारा क्या, डी, और अगला रेशियो हो गया हमारा टी अल्फ़ा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2π और b ये कांस्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा mp/qp, और रेशियो ये हो जाएगा md/qd, और अगला रेशियो हो गया हमारा m∝/q∝, ठीक। तो अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, mp, तो mp को हमने क्या मान रखा है, m, तो यहाँ पे हो जाएगा m, और इस पर जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया रेशियो, यहाँ पे md का मान है हमारे पास 2m, तो ये हो गया 2m/, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया e, और रेशियो m∝, इसका द्रव्यमान है कितना, 4m, और यहाँ पे रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 2e। तो देखो भैया e से e कैंसिल हो गया, और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और यम से यम कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन जाएगा टीपी रेशियो टीडी रेशियो टी∝ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दे लो, इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी, यहाँ हो गया 1:2:2, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले आगे चलते हैं, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, खाखंड। तो भाई खाखंड में क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो भाई समझ में आ गया होगा कौन सा सर्किट है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। ये देखिए, है ना। अब आ जाते हैं, इसको हम बढ़िया अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र आपके सामने है ना बना हुआ है, चलो हम इसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास भाई जो दिया गया है v इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 200 cos 50πt, ठीक। तो पहले इसका हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे किससे, तो कंपेयर करेंगे इसको, घ खंड है ये, ठीक। तो इसको कंपेयर करेंगे v0 cos ω-t, ठीक, ये हो गया। और अब हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं तो v0 की वैल्यूज़ हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट, ठीक, ये हो गया। और भैया देखो कुंडली पे जो दिया गया है उल्टता, वो कितना दिया गया, 120। तो VL इक्वल टू भी दे दिया गया 120 वोल्ट। और अगला जो
सी है वीसी, इस पे भी दे दिया गया 120 वोल्ट। ठीक, और प्रतिरोधकता हमारे पास दिया गया कितना, 400 ओम। ठीक, इतना चीज दिया है। तो सबसे पहले हम परिपथ का कुल विभव निकाल लेते हैं। तो परिपथ का कुल विभवांतर, ठीक, कुल विभवांतर, विभवांतर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट वी आर का स्क्वायर, और वी आर की वैल्यूज़ हमें फाइंड ही करनी है। ठीक, तो वी आर की वैल्यूज़ यानी कि वी आर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एल। तो वी एल की वैल्यूज़ रख देते हैं, तो कितना है 120 माइनस 120। तो 120 में से 120 घट जाएगा, तो v इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रूट वी आर का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और अब हम यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा भाई, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा v जो होगा वो किसके बराबर होगा, वी आर। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। तो भाई यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा परिणामी होता है v, इसकी वैल्यूज़ हमें पता ही है। तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो हमें वी आर की वैल्यूज़ मिल जाएगी कितनी, तो वी आर की वैल्यूज़ हो गई कितनी, 200 वोल्ट। ठीक, तो ये हो गया। तो ए का आंसर हमारा आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला जो है मतलब अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगले ऑप्शन में हमें निकालना है धारा, परिपथ में धारा। ठीक, तो परिपथ में कितनी धारा बह रही, तो परिपथ में धारा, तो भाई जैसा कि आपको पता है आई इक्वल टू किसके होता है, वी अपान आर। ठीक, तो हमारा जो परिणामी विभव है वो वी आर के ही बराबर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं वी आर, और इसकी वैल्यूज हो गई 200 और आर का मान कितना है 400। ठीक, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.5 एम्पियर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। और भाई थर्ड ऑप्शन में क्या पूछा गया है, सी यानी कि थर्ड, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। ठीक, तो विभवांतर और विभव के बीच जो कलांतर होगा वो कितना होगा, तो याद रख लो संधारित्र है ना, तो यहाँ लिखोगे प्रेरकत्व व संधारित्र, संधारित्र के विभव है ना, विभव के बीच कलांतर जो होगा, बीच कलांतर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक, ये होगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसके आंसर को ध्यान रखेंगे। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक, चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, हाँ भाई आ गए हम क्वेश्चंस ग खंड। अब ग खंड क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं और इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, गोली दर्पण। ठीक, यानी कि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, कक्षा 10 का क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा, गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। आप ध्यान दीजिए इसको, हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, चलो हाँ ध्यान दो।
तो सबसे पहले हम एक गोली दर्पण बना लेते हैं। अब गोली दर्पण कैसा भी हो, ठीक। तो चलिए, हमने ले लिया, ये है गोली दर्पण, इस पे ये कलई कर दिया हमने, ठीक। अब गोली दर्पण कैसा है ये भी आप समझ सकते हो कि क्यों हमने, और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया माइनस, और माइनस वैल्यूज हमेशा किस में होता है, अवतल में, तो उसके, बट हमें यहाँ उससे नहीं, ठीक। ये हो गया, हमने एक गोली दर्पण ले लिया, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ठीक। ये हो गया ध्रुव जिसे हम पी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक। इसके बाद आपको पता है ये हो गया इसकी फोकस जिसे हम एफ से प्रेजेंट करते हैं, और ये हो गई इसकी वक्रता केंद्र, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस बिंदु हो गया, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये दे दिया गया, कितना, -20 मीटर, मीटर में है ना, सेंटीमीटर, ये दे दिया गया, ठीक। ये वाली डिस्टेंस। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है, ठीक, और ये दिया हुआ है हमारा, तो इसको हम चाहे यहाँ गिवन दैट में लिख देते हैं, गिवन दैट, ठीक, कि हमारी जो वैल्यूज दिया गया है अगर इसके नाम से दे दें तो सी एफ इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित की गणना करो। नंबर एक में हमें बता रहा दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ठीक। तो यानी कि दर्पण का ध्रुव ये हो गया और फोकस बिंदु ये हो गया, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, ये, ठीक, कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो भैया देखा, चूंकि आपको पता है कि हमारी जो सी एफ होती है वो किसके बराबर होती है, पी एफ के बराबर होती है, ठीक। तो सी एफ बराबर पी एफ, यानी कि कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा हो गया पहला आंसर, ठीक। अब आ जाओ सेकंड। तो सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र की दूरी, ठीक। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही कवर करवा रहे हैं, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि सी पी, और सी पी इक्वल टू आपको पता है क्या होता है भाई, तो क्या हो जाएगा, सी एफ और प्लस पी एफ हो जाएगा, ठीक। तो सी एफ की वैल्यूज़ हो गई -20 प्लस पी एफ की वैल्यूज़ -20, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यूज जब पुट कर देते हैं तो -20 और -20, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया आंसर, तो ये हो गया सी पी की वैल्यूज़। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए, ठीक। तो भाई देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य λ0, और फिर कह रहा तथा देहली आवृत्ति ν0 से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो भाई बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग को अच्छे से पता भी है। फिर आगे देखो, कह रहा संतृप्त धारा तथा अंतक विभव के मान में किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। तो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक। अब आपको पता ही है, तो इसकी वैल्यूज, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिस पर कोई धातु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू करती है उसे हम क्या कहते हैं, देहली। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ठीक। तो इसको बना लेना कि यहाँ पे जो तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, अधिकतम, ठीक। क्या होगी, अधिकतम, ये हो गई, ठीक। अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर कोई धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए या शुरू करती है उसे हम क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य। और इसी के अपोजिट में देहली आवृत्ति होगी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कोई धातु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो सेकंड कंडीशन में पूछा गया था संतृप्त धारा और अंतक विभव, तो संतृप्त धारा का मान जो होती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, जबकि अंतक विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति और धातु के कार्यफलन पर निर्भर
कहता है। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके राइट आंसर। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो भैया देखो, पीएन संधि डायोड में दिष्टकारी किसे कहते हैं, यानी पीएन संधि डायोड दिष्टकारी किसे कहते हैं। आध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख खींचे। तो परिपथ आरेख हम आपको आगे समझा ही चुके हैं, तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ, दिष्टीकरण क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टीकरण कहते हैं। ठीक, यानी जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे हम, यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिष्टीकरण कहते हैं। समझ गए ना। और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टीकरण उपकरण मतलब इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टीकरण उपकरण दिष्टकारी उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक, ये है इसका कंडीशंस। बाकी इसके अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी आगे आपको समझाया जा चुका है। ठीक, आगे देखो भाई ध्यान से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला कह रहा, तो अगले क्वेश्चंस में देखो, अथवा में क्या कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक, यानी कि हमें जो तुलना करनी है उसके लिए हमें क्या करना है, इन कंडीशंस का पालन करना है, और इसी के आधार पे हमें इसकी जो है बतानी है कि इसमें कुछ किसमें कौन सी क्रिया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। तो पहले नंबर पे कह रहा अपमिश्रण की प्रकृति। ठीक है ना, अपमिश्रण। तो अपमिश्रण का मतलब हो गया अशुद्धियाँ जो इसमें मिलाई जाती हैं वो। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, अगर हमें पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो पी टाइप अर्धचालकों में जो अपमिश्रण होती हैं उनकी संयोजकता, यानी अपमिश्रण की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे अपमिश्रण मिलाना चाहिए जिनकी संयोजकता कितनी हो, 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, कितने, 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको मिलाने पर क्या बनता है, पी टाइप अर्धचालक बनता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था। ठीक है ना, तो जब पी टाइप मतलब 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है, अगर उनको हम जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में जो है क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो इनकी चालकता क्या होती, बढ़ जाती है, और अपमिश्रण का कोई एक परमाणु जो होता है जर्मेनियम के किसी एक परमाणु का स्थान ले लेता है और उसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ संयोजी बंध बना लेते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन साथ संयोजी बंध नहीं बना पाता, तो इसके स्थान पे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, होल उत्पन्न हो जाता है ना, होल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटर। ठीक, तो ये हो गया, तो ये हो जाते हैं। ठीक, और सेकेंड नंबर पे अगर हम इसी में बात करें किसकी, पी टाइप एन टाइप अर्धचालक की, तो एन टाइप अर्धचालक जो होते हैं उसमें जो अपमिश्रण होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, अपमिश्रण की जो संयोजकता होती है वो कितना, 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब 5 संयोजक वाले जो इलेक्ट्रॉन मतलब मिश्रण होते हैं उनको अगर हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिक्स करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है, मतलब कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन में। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा गया है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या कहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड में कहा गया बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो भैया आवेशवाहक की बात किया जा रहा है, आवेशवाहक। तो भाई ध्यान दीजिए, जो एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक, ठीक, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं, आवेशवाहक। तो एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में, ठीक, पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशवाहक कोटर होते हैं। ठीक, ये हो गए। तो ये तो बहुसंख्यक, अब इसमें 2 चीज़ों में पूछा गया है, बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिए दोनों चीज़ पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ठीक,
और पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, होते दोनों हैं बट यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में। तो बहुसंख्यक में एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। ठीक, और जबकि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसमें, मतलब इसी में अगला कंडीशंस क्या हो वो जान लेते हैं। ठीक, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में हो गया चालकता और गतिशीलता। ठीक है ना, तो याद रखना एन टाइप अर्धचालकों की चालकता और गतिशीलता जो होती है वो पी टाइप अर्धचालकों की जो है चालकता से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक, क्योंकि देखो चालकता का जो मेन होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की चालकता ज़्यादा होती है और कोटरों की चालकता क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से भी समझ में आ गया, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं और इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, तो कैसे हमें इनको सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को पता चल चुका है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, अगर समझ चुके हो तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को की सॉल्यूशन की तरफ और इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए हो जाइए तैयार। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और केयरफुली पढ़ते हैं और फिर इसका सलूशन करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले पढ़ लो क्या है। कह रहा एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E तथा स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। ठीक, अब देखो भाई ये बताया जा रहा है कि जब जो है प्लेटों के मध्य क्या है, वायु है, तो उस स्थिति में इसकी जो आवेश है वो बता दिया गया, विभव, धारिता और विद्युत क्षेत्र और स्थिति ऊर्जा कितने हैं, सिंपल है। ठीक, अब क्या किया जा रहा है कि अब प्लेटों के मध्य क्या किया जा रहा है, जो है कोई परावैद्युत पट्टी भरी जा रही है। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमें धारिता के बारे में बताना है कि धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना, विभवांतर और फिर आवेश है और फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र है और फिर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, तो इतने चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं भाई, बहुत ही आराम से हम निकालेंगे, कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं जब वायु है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशंस, जब प्लेटों के मध्य क्या है, वायु है। ठीक, तो जब प्लेटों के मध्य वायु है तो भाई अगर हम इसकी धारिता की बात करें तो धारिता क्या होगी, C= हो गया A ε0/d। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जा रहा है, स्लैब भरी जा रही है। ठीक है ना, तो सेकेंड सिचुएशन क्या आ रहा है, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक है। ठीक है ना, परावैद्युतांक है। ठीक, अब प्लेटों के मध्य वैद्युतांक है तो हम लोग क्या करते हैं, निकालेंगे, तो इसको हम किससे दिखा देते हैं, C' से दिखा देते हैं। तो C' क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KA ε0/d, यही तो होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A ε0 ये किसके बराबर है, C के बराबर है। तो अगर हम इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा C' = K × C। तो हमारा ये हो गया
नया संधारित। तो नया धारिता हमारा कितना होगा, वो प्रारंभिक धारिता का k गुना हो जाएगा, यानी कि kc हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड नंबर पे, क्या पूछ रहा है, ये तो धारिता था। सेकंड नंबर पे पूछा जा रहा है विभवांतर। ठीक, तो चलिए अब हम अगले कंडीशंस पे चलते हैं। तो अगला कंडीशंस हमारा क्या, विभवांतर। ठीक, तो पार्ट सेकंड आ गए हैं, विभवांतर। विभवांतर, तो चलिए देखते हैं विभवांतर की कंडीशंस क्या निकल के आती है। तो भाई देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है तो बार बार लिखें। पहला कंडीशन, जब प्लेटों के मध्य वायु है, प्लेटों के मध्य वायु है। ठीक, तो प्लेटों के मध्य वायु होगा तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन डी। ठीक, और अगर हम E की बात करें तो चूंकि आपको पता है कि हमारी जो E होती है वो किसके बराबर होती है, या अगर हम बात करें उसकी सिग्मा की, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सारी चीज़ जानते ही हो, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी जो सिग्मा की वैल्यूज़ होती है वो किसके बराबर होती है, ए इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो के बराबर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ई के प्लेस पे किसकी, हाँ ई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ई के प्लेस पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो सिग्मा अपान क्या होगा, एप्सिलॉन ज़ीरो। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड सिचुएशन में रखें, ठीक, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड यानी कि सेकेंड ऑप्शन, जब परावैद्युता, है ना, डायरेक्टली जब परावैद्युतांक पदार्थ भरा है, ठीक है ना, पदार्थ भरा है। तो जब परावैद्युतांक पदार्थ भरा है तब क्या होगा, वी डैश हो जाएगा। और वी डैश इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगी आपकी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी। तो भैया जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें, सिग्मा अपान इसके जगह क्या रखेंगे, वी, तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, वी डैश इक्वल टू हो जाएगा वी अपान के। ठीक, यानी यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है आपका, कि जब अगर हम स्लैब भर देंगे तो हमारा विभव जो होगा वो प्रारंभिक विभव का कितने गुना हो जाएगा, वन अपान के गुना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। वैसे हमसे केवल पूछा जा रहा है कि इनके मान क्या होंगे, तो ये मान होंगे। ठीक, तो कितना होगा, वन अपान के गुना हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। ठीक, तो थर्ड नंबर पे क्या पूछा जा रहा है भाई, सेकंड नंबर हो गया विभवांतर हो गई, धारिता हो गई। थर्ड नंबर पे भाई पूछा जा रहा है आवेश। ठीक, तो आइए अब देखते हैं आवेश कैसे निकलता है। ठीक, तो आवेश की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं और क्या पूछ रहा है। तो धीरे धीरे हम सारी वैल्यूज की तरफ चलते हैं। आओ देखते हैं आवेश। थर्ड नंबर आवेश, आओ देखो भाई आवेश निकाल लो। तो वही कंडीशन जैसा कि हम लोग पहले निकाल रहे हैं। नंबर फर्स्ट, जब वायु हो, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, जब वायु हो। तो जब वायु होगा तो हमारा कंडीशंस क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा भैया सी वी, क्योंकि धारिता सी है विभव भी है। ठीक, तो सी वी हो गया। अब क्या किया जा रहा है, अब सेकंड नंबर, जब परावैद्युत पट्टी हो, है ना, परावैद्युत वैद्युतांक पट्टी हो। तो जब परावैद्युतांक पट्टी होगा तब क्या हो जाएगा, तो क्यू डैश इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा भाई, तो आपको पता ही है, जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख दें तो सी की वैल्यूज़ भी रहे थे, तो सी की वैल्यूज़ क्या आई थी, के सी,
और v की वैल्यूज़ क्या आई थी, अभी अभी आपने निकाला ही था, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आई थी, v अपान के। तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, सी बी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई हमारा जो चार्ज होगा क्यू डैश वो पहले वाले के ही बराबर होगा, यानी चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोनों स्थितियों में, यानी जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तब भी हमारा जो आवेश होगा वो क्या होगा, पहले वाले आवेश के बराबर ही रहेगा। ठीक, तो आवेश की सिचुएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, आ जाओ आगे चलते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ। तो कंडीशन नंबर 4 में हमें निकालना है, चौथा ऑप्शन है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए अभी अभी हमने आपको फार्मूला लिखा था भाई, फर्स्ट कंडीशन जब वायु है। ठीक, जब वायु है, तो वायु है तो हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर स्लैब भर देते हैं परावैद्युत पदार्थ, तो सेकंड कंडीशन हो गया जब परावैद्युत पदार्थ हो, है ना, परावैद्युतांक भरा हो, वैद्युतांक भरा हो। तो जब परावैद्युतांक भरा होगा तब क्या हो जाएगा, तो इसको हम ई डैश से दिखा देते हैं, तो ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। और इसके प्लेस पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो ई डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान के इंटू ई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा कि जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर देंगे प्लेटों के मध्य में, तो हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो परावैद्युतांक का 1 अपान के गुना हो जाएगा। ठीक, और क्या निकालना है भैया, थर्ड नंबर पे, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, है ना, अब आ जाओ फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर पे भाई आपसे पूछा जा रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यूज़ क्या होती है ये निकाल लेते हैं। तो भैया देखो, जब हम पहले सिचुएशन में, है ना, जब वायु है, जब वायु हो, तो जब वायु होगा तो U = का होता है हाफ CV², यही तो होता। अब इसमें हम क्या कर दिए, परावैद्युत पदार्थ भर दिए। ठीक है ना, तो जब परावैद्युतांक हो, है ना, परावैद्युतांक, तो जब परावैद्युतांक है तब क्या कंडीशंस आएगा, तो U डैश इक्वल टू होता है भैया हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दें तो भाई क्या निकल के आ रहा है, तो U डैश इक्वल टू हो गया हाफ C डैश, C डैश की वैल्यूज आई थी KC, और V डैश की वैल्यूज हो जाएगी क्या, V² अपान K²। तो K से एक K हो जाएगा कैंसिल, तो U डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 अपान K और इंटू क्या लिख सकते हैं, हाफ CV²। तो ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे इसके प्लेस पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है U डैश इक्वल टू वो क्या आ रहा है, 1 अपान K इंटू क्या हो गया U। यानी कि यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का 1 अपान के गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस हमारे क्या हैं वो ध्यान दीजिए। तो अथवा है, अथवा में क्या कह रहा है, सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों के निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होते हैं और क्यों। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। तो भैया जैसा कि आपको पता है सेल जो होती हैं वो एकल इकाई हैं जो बिजली पैदा करती हैं, जबकि बैटरी जो होती है दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है ना, तो ये सेल और बैटरी में अंतर होता है। तो आई होप आपको सेल और बैटरी में अंतर तो आ गया है। अगर हम इसको ऐसे याद रखें तो वैद्युत सेल जो होती है एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक, वो काम किसका होता है, वो सेल का काम होता है। ठीक, ये काम किसका होता है, सेल का।
ठीक। और बैटरी क्या होती है, बैटरी जो होती है या दो से अधिक सेलों को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक। अब इसमें जो हमें अंतर बतानी है वो किसके आधार पे बतानी है भाई, वो ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो अंतर हमें बतानी है नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चंस पे ये देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम संयोजित कर दें तो उस सिचुएशन में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसकी वैल्यूज होगी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि श्रेणी में जोड़ने पर और समांतर क्रम में जोड़ने पर और क्या बोलते हैं मिश्रित क्रम में जोड़ने पर हमारे इफ़ेक्ट क्या आते हैं। हमने आपको जब इसकी जो है नोट्स बनवाई थी तो वहाँ अच्छे से आपको बताया था, बट नहीं याद तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि नंबर फर्स्ट क्या होता है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में हमें सेलों को संयोजित करने पे क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आया था उसमें आपने देखा था कि जो फार्मूला आई थी आई इक्वल टू, वो क्या आई थी, एन ई अपान आर प्लस एन स्मॉल आर, यही तो आया था। अगर अब हम ये मान लें कि, अगर ये मान लिया जाए, यदि हम ये मान लें कि हमारी जो एन आर है वो बाह्य प्रतिरोध से क्या है, बहुत कम है, तो अगर हमारा एन आर जो होगा बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होगा, तो बहुत कम होने की स्थिति में हमारी जो एन आर की वैल्यूज़ है वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो इस सिचुएशन में हमारी जो करंट होगी वो किसके बराबर होगा, ई अपान आर के हो जाएगी। ठीक, और ई अपान आर यानी कि ये आपका जो हो गया एक, है ना, मतलब ये आपका जो है एक सिंगल सेल का अगर विद्युत वाहक बल है तो उससे कितने गुना निकल रहा है, एन गुना निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेलों को जो है श्रेणी क्रम संयोजन में लगा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या रहना चाहिए कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए वो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होनी चाहिए, बहुत कम हो। तो जब बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा आपके जो है आंतरिक प्रतिरोध के मान नगण्य होंगे तो इस स्थिति में हम अगर बैटरी बनाएंगे तो ये बैटरी हमारी बहुत जो है पावरफुल होगी और इससे हम अधिक मात्रा में करंट उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, एन गुना करंट उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, और सेकंड कंडीशंस क्या है हमारा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, तो समांतर क्रम संयोजन, अब समांतर क्रम संयोजन में हमारा जो धारा आई थी वो कितनी आई थी, तो आपको याद होगा, है ना, नहीं याद तो ध्यान दीजिए। ठीक, तो उस स्थिति में हमारी जो धारा आई थी आई इक्वल टू, वो कितना आया था, तो वो आया था एन ई अपान एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आया था। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो बाह्य प्रतिरोध हो वो क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक, तो अगर हमारा बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम होगा तो उस सिचुएशन में हमारी जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, तो अगर हम इसकी वैल्यू ज़ीरो रख देंगे यानी एन आर को किसके बराबर रख दिया जाए, जीरो के, तो उस सिचुएशन में हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, ई अपान आर। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या निकल रहा है कि धारा n गुना बन जाएगी। ठीक है ना, तो जब n गुना यानी धारा हो जाएगी तो इस सिचुएशन में भी जोड़ने पर हमें क्या होगी, अधिक पावरफुल बैटरी बन के मिल जाएगी। ठीक है ना, और कंडीशन नंबर थर्ड, ठीक, थर्ड कंडीशंस में क्या कह रहा वो ध्यान लेते हैं। तो कंडीशन नंबर थर्ड क्या कहा गया, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन में देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है। तो मिश्रित क्रम संयोजन में देखो, तो इसमें अगर आपको याद हो तो हमने जो डेरिवेट किया था वो आया था एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। ठीक, यही तो आया था, ये आ गया। ठीक, अब अगर हम ये मान लें, ठीक है ना, अगर ये मान लिया जाए, यहाँ लिखो, यदि जो कैपिटल आर है वो एन आर अपान एम के सिचुएशन में हो। ठीक, तो इस सिचुएशन में जब होगा तो हमारी जो वैल्यूज़ होगी, है ना भाई, इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें, है ना, तो यहाँ से हमारी जो कंडीशंस बनेगी वो क्या होगी, एम से डिवाइड करने पे, है ना, यहाँ एम से भाग कर दो, यहाँ तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा, तो इसके प्लेस पे हम आर रख देंगे
तो क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा MnE अपान कितना हो गया 2R। ठीक, और इस सिचुएशन में हमारी जो धारा होगी वो क्या होगी, अधिकतम धारा प्राप्त होगी। और अधिकतम धारा प्राप्त होगी तो इस कॉम्बिनेशन में करने से हमारी जो सेल होगी, जो बैटरी होगी वो अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक, तो ये है अधिकतम करंट प्रवाह जो है फाइंड करने की वैल्यूज। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम इन सेलों को संयोजित करेंगे तो हमारी जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है ना, ये हो गई। तो इस तरह से हम इनको संयोजित करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गए होंगे। देखिए पूरा, और एक साथ में तीनों स्थितियाँ हम दिखा देते हैं आपको। ये हो गई। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशंस हो गया, ये सेकंड कंडीशंस हो गया, और ये थर्ड कंडीशंस हो गया। तो अगर इन कंडीशंस में हम बैटरी को जोड़ते हैं यानी सेलों का संयोजन करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें जो बैटरी मिलेगी वो अधिक पावरफुल मिल जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चंस ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, 7 नंबर। वाओ, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस आ गई है। तो इस क्वेश्चंस को तो आप देख के बहुत आराम से इसके बारे में बता सकते हो, और इसको आपको भाई जब हमने डेरिवेशन कराया था तभी इसके बारे में अच्छे से बता दिया था, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बट हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम केयरफुली पढ़ते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक अभिसारी तथा एक अपसारी लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख भी बनाइए। ठीक, तो हमें किरण आरेख भी बनानी है, सब कुछ करना है। तो आइए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हम इसको जो है, चलिए यहाँ देखिए। ठीक, तो कंडीशंस को पहले लिख लेते हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन फर्स्ट क्या है, F1 ग्रेटर देन F2। ठीक, सेकंड कंडीशंस क्या है, F1 लेस देन F2, और थर्ड पोजीशन हमारा क्या है, F1 इक्वल टू F2। ठीक, तो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों में हमें किरण आरेख को बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो पहले कंडीशंस में क्या कहा जा रहा है, अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। ठीक, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और अपसारी का मतलब कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक, तो अभिसारी लेंस, ठीक, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी दे दी गई है कितनी, F1। और अपसारी, तो अपसारी लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, F2 है। तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक, चलो अब हम लोग पूरा अच्छे से देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसका जो है संयोजन की फोकस दूरी निकाल लेना है। ठीक है ना। तो संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है भैया, तो आपको पता है 1 कैपिटल एफ इक्वल टू, क्या डेरिवेशन में किया था हम लोगों ने, 1/F1 प्लस 1/F2। तो F2 की वैल्यूज कैसे में रखेंगे, नेगेटिव। तो जब यहाँ पे रखोगे तो क्या कंडीशन निकल के आएगा, 1/कैपिटल एफ इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो F इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला प्राप्त होगा वो क्या होगा, F2 माइनस, मतलब ये हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से समझो, 1/कैपिटल एफ बराबर, इसको जब कंपेयर करें तो क्या होगा, F2 माइनस F1/F1 F2। अब दोनों और पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, F2 F1 या F1 F2, है ना, और F2 माइनस F1। ठीक, ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशंस दिए गए हैं उन कंडीशंस के आधार पे हम लोग देखते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या निकलती है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इन्हीं कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट है या
अराउंड इट, ठीक। मतलब कंडीशंस क्या निकल के आ रही हैं ये निकाल लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ से ऐसे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, F1 ग्रेटर देन F2, ठीक। तो जब F1 ग्रेटर देन F2 होगी तो इस स्थिति में हम अगर यहाँ पे देखें ये जो कंडीशंस है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस स्थिति में हम जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखो F1 ज़्यादा है, F1 की वैल्यू ज़्यादा है, F2 का मान कम है। तो कम में से जब ज़्यादा घटेगा तो उस सिचुएशन में हमारी जो कैपिटल एफ की वैल्यूज़ होगी वो कैसी होगी, निगेटिव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। और निगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये कंडीशंस होगा वो किसकी तरह जो है काम करेगा, तो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। किसकी तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह। बाकी रही बात इसके हम डायग्राम की बात करें तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हो गया भैया उत्तल लेंस, ठीक। और इसके बाद दूसरा लेंस इसमें जो संयोजित किया जा रहा है वो कौन सा है, अवतल लेंस, ये हो गया, ठीक। और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, और ये हो गई आपकी आपतित किरण, ठीक। ये होगी क्या, आपतित किरण। और जब ये किरण आपतित हो जाएगी तो अब इसका बिहेवियर जो है वो कैसे है, अवतल लेंस की तरह है। तो अवतल लेंस की तरह है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो किरणें होंगी वो अपवर्तित होकर कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा कंडीशंस, ठीक है ना। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरह से ये बिहेव करेंगे, यानी कि इस सिचुएशन में हमारे जो लेंस की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अवतल लेंस की प्रकृति हो जाएगी, ठीक। आइए देखते हैं अगला सेकंड कंडीशंस। तो सेकंड कंडीशंस में देख लेते हैं। अब सेकंड कंडीशंस की कंडीशंस क्या दी गई है, तो इसमें ये दिया गया है, ठीक। यहाँ पे बता रहा है कंडीशंस क्या, तो ये बता रहा है कि F1 लेस देन F2, यानी कि F2 का मान F1 से क्या है, बड़ा है। तो जब F2 का मान F1 से बड़ा होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखो हमारी जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है कैपिटल एफ, ठीक। अब 2 का मान मतलब F2 बड़ा है तो ज़्यादा में से कम घटेगा। तो जब ज़्यादा में से कम घटेगा तो इस सिचुएशन में हमारी वैल्यूज़ जो होगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएगी। और जब इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी बिहेवियर जो होगी वो किसकी तरह होगी, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बिहेवियर थी इसकी, अवतल लेंस थी, ठीक है ना। किसका है, अवतल लेंस की तरह कार्य कर रहा था। और यहाँ पे ये जो है किसकी तरह कार्य कर रहा है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। और उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा तो इसमें क्या होती है, अब देखो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, तो ये हो गई उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस, ठीक। और ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक। और अब इसके पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती हैं ये अपवर्तित होकर क्या होती हैं, मुख्य अक्ष पर केंद्रित हो जाती हैं, ये ऐसे, ठीक। ये बन जाएगी, तो ये कंडीशंस बन जाएगी। तो इनमें एरो बना दिया करो, ठीक है ना। ये हो गई, ठीक। अब आ जाओ थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं। तो थर्ड कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, तो थर्ड कंडीशंस देखते हैं। तो थर्ड कंडीशंस में ये बताया गया कि F1 इक्वल टू F2, ठीक। तो जब भैया F1 इक्वल टू F2 यानी दोनों के मान यहाँ पे समान हो जाएंगे तो उस स्थिति में हमारी जो वैल्यूज़ होगी यानी कि कैपिटल F की वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, इन्फिनिट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी हर का मान 0 होने पर अंश का मान भी क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक। और जब ये स्थिति आ जाएगा तो ये क्या होगा, एक समतल प्लेट बन जाएगा, ठीक है ना। समतल प्लेट या समतल कांच प्लेट बन जाएगा, ठीक। एक कांच की तरह कार्य करने लगेगा और कांच की तरह कार्य करने लगा तो इस स्थिति में हमारी जो कंडीशंस बनेगी, डायग्राम जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल, ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक। तो इसमें में क्या होगी कि जो आपतित प्रकाश की किरण होंगी वो
विचलित नहीं होंगी, सीधे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हैं इसकी सिचुएशंस। तो इन क्वेश्चंस का जवाब हम इस तरह से देंगे, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए, ठीक। तो सारे सिचुएशन हमने बता दिए हैं। अब अथवा में क्या कह रहा, खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। नंबर 1 है अवयव, नंबर 2 है आवर्धन क्षमता और नंबर 3 है कारण। स्पष्ट कीजिए कि उपर्युक्त में से किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति में प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं। तो वैसे खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों के जो क्रियाएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक। फिर भी हम देख लेते हैं क्या कंडीशंस है। तो खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे कंडीशन में कहा गया था अवयव। तो भैया खगोलीय दूरदर्शी में मुख्य लेंस आई पीस और ट्यूब के होते हैं, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस और ट्यूब में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की प्रक्रिया में आपको पता है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पास की चीज़ों को देखने में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। अगला क्या कंडीशंस दिया गया इसमें, आवर्धन क्षमता, है ना। और इसके बाद फिर कह रहा कि कारण सहित बताइए कि इसको कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं। तो भाई उपयोग के रूप में दिया गया है, ठीक। तो खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अतः दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो हम खगोलीय दूरदर्शी का ही प्रयोग करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, दोनों का डिज़ाइन जो होता है वो अलग अलग होता है, दोनों की आवर्धन क्षमता जो होती है वो अलग होती है, फोकस दूरियां जो होती है वो अलग होती हैं। इसलिए खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये सारी घटना यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप जो है अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये है इस क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो भाई अगले क्वेश्चन में आ गया, ये भी हमारा जो कंडीशंस होता है बहुत ही वो है। तो क्या कह रहा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान के साथ परिवर्तन को दिखाइए, जो कि मैंने आपको ग्राफ बना के आगे जो है सेट में प्रदर्शित किया था वही है। तो उसको आप लोग वहाँ पे जाके फिर से एक बार पढ़ लेना, ठीक। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, नाभिकी विखंडन, है ना, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे हमें नाभिकी विखंडन को बताना है, फिर नाभिकी संलयन को बताना है और फिर नाभिकी ऊर्जा को बताना है, ठीक। तो नाभिकीय विखंडन क्या होती है आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, तो मेरे ख्याल से सभी को याद भी होगा। अगर नहीं याद तो आप लोग याद भी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और बार बार रिपीट होने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपका आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी आपको पता ही है इसकी जो डेफिनीशन होती है वो क्या होती है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ गया है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होती है, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस, नाभिकीय विखंडन। हाँ, आप ध्यान रखना, आप इतने पे ही सीमित मत हो जाइएगा, आप इसका रिएक्शन भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन लिखने से क्या होगा कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन कैसे लिखना है आपको पता है, यूरेनियम नाभिक पर जब न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, तो ये यूरेनियम नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाती है। तो वो क्या होती है, तो एक होता है आपका बेरिलियम और दूसरा क्या होता है, क्रिप्टन, यानी कि Kr, ठीक। और प्लस 3 अणु इसमें किसके निकलते हैं, न्यूट्रॉन के, और कुछ मात्रा में आपकी क्या निकलती है,
एनर्जी फाइंड हो जाती है। ठीक, ये तो चलिए इसको हम जो है उसमें लिख करके बताते हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार वगैरह भी लिख देते हैं। ठीक, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको तैयार कर सकें। ये देखिए ये हट गया। अब यहाँ देखिए ये होती है आपकी यूरेनियम। ठीक, तो इसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 200, कितना होता है 36, 35 है ना, और प्लस 0N1 ये हो गया। अब इसको जब हम विभाजित करेंगे, मतलब यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो गए। और किस में टूट गया, Ba, तो Ba का परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, बेरियम होता है ना, बेरियम। बेरियम का परमाणु भार कितना होता है 56, और परमाणु क्रमांक 56, और परमाणु भार कितना होगा 144। दूसरा जो कण होता है वो होता है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36, और परमाणु भार कितना होता है 89। ठीक, और प्लस कितने न्यूट्रॉन निकलते, 3, और इसका तो पता ही है क्या होता है 0N1। ठीक, ये हो गया। और कुछ मात्रा में एनर्जी भी मुक्त होती है, यानी कि ये हो गई E। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। तो रिएक्शन के साथ ही आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे हमारा क्या दिया गया है, सेकंड ऑप्शन पे दिया गया नाभ की संलयन। ठीक, तो नाभ की संलयन की प्रक्रिया क्या होती है इसको जान लेते हैं। ठीक, तो नाभ की संलयन में क्या लिखा है, दो हल्के नाभिकों को संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया नाभ की संलयन कहलाती है। ठीक, अब नाभ की संलयन के लिए मैंने आपको भाई रिएक्शन बता रखी है, तो अगर नहीं याद तो आप लोग याद कर लीजिए। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जो टाइटेनियम होती है, अगर हम टाइटेनियम पे और एक ड्यूटान होता है 1:2, अगर इन दोनों नाभिकों को संलयित करेंगे तो हमारा जो कंडीशंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2He4 के। ठीक, और इसमें से क्या होगा भाई, एक न्यूट्रॉन भी निकलेगा, और साथ में हमारा जो कंडीशंस होगा कुछ मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो वो एनर्जी कितनी होगी, तो आपको पता है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक, तो इतनी एनर्जी इसमें से मुक्त हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। अगर और एक रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख देना, 1:2 ड्यूट्रॉन को मिला करके टाइटेनियम बनती है। ठीक है ना, ड्यूट्रॉन। तो ये संलयित होकर क्या बनाते हैं, 1H3 प्लस एक प्रोटॉन बनता है 1H1, और इस क्रिया में कितनी एनर्जी मुक्त होती, 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी जो है एनर्जी मुक्त हो जाती है। ठीक, और इसके थर्ड कंडीशंस में क्या कहा गया है, तो थर्ड कंडीशंस में भी देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशंस क्या कह रहा है, नाभ की ऊर्जा। तो नियंत्रित नाभ की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभ की ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। दो प्रकार की नाभ की अपक्रियाओं से नाभ की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, और वो दो प्रक्रियाएं क्या होती, नाभ की संलयन एवं नाभ की विखंडन। परंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्य परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ नाभ की विखंडन पर ही आधारित होती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा वो ध्यान देते हैं। तो भाई ये आया है न्यूमेरिकल से, तो इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा के बारे में हमें बताना है। तो क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा स्तर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 आपका दिया गया, इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। दूसरा में निकालना है आयनन विभव। तीसरा निकालना है हमें ऊर्जा स्तरों की संख्या, और चौथा निकालना हमें कोणीय संवेग, और पांचवा निकालना है हमें गतिज
ऊर्जा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन। ये देखिए, ठीक, और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा। ठीक, कितना दिया गया है, तो En इक्वल टू दे दिए हैं कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो भैया सबसे पहले हमें इसकी बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो नंबर फर्स्ट बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा कितनी होगी भाई, तो क्या हो जाएगा E इनफाइनाइट माइनस En, है ना, जो भी हमारा होगा। तो इसकी वैल्यूज हो गई 0 माइनस इसकी वैल्यूज रखेंगे -3.4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसकी बंधन ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या पूछ रहा है। सेकेंड नंबर पे देखो, कह रहा है कि आयनन विभव, यही तो कह रहा है ना, आयनन विभव। तो आयनन विभव की वैल्यूज निकालनी है, आयनन विभव। चलो देखो आयनन विभव क्या होती है। ठीक, तो आयनन विभव यानी कि आपको पता है En इक्वल टू किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दिया तो V बराबर का हो जाएगा En/E हो जाएगा। और आपको पता है En की वैल्यूज कितनी आई है, ये निकाल ही चुके हो, तो 3.4 भागे E, है ना। अब ये E हो गया, और इसकी वैल्यूज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, तो E से ही क्या हो जाएगा कैंसिल, तो V बराबर होगा 3.4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आयनन विभव। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड पे क्या निकालना है हमें, नंबर थर्ड पे निकालना है, देख लेते हैं क्या निकालना है। ऊर्जा स्तरों की संख्या, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो ऊर्जा स्तरों की संख्या, ऊर्जा स्तरों की संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होती है। तो कैसे निकालोगे, तो जैसा कि आपको पता है En इक्वल टू का होता है -13.6 भागे n²। तो इसकी वैल्यूज दे दी गई है, -3.4 इक्वल टू का होगा -13.6 भागे n²। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो n² इक्वल टू कितना हो गया, 13.6 भागे 3.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 34 चौके कितना हो गया, 136। तो n इक्वल टू हो जाएगा √4, तो n बराबर कितना हो गया, तो ये हो गई हमारी ऊर्जा स्तरों की संख्या, यानी कि n की वैल्यूज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे हमें क्या निकालना है, कोणीय संवेग। चलो देख लेते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो कोणीय संवेग की वैल्यूज क्या होती है आपको पता है, mv/r इक्वल टू क्या होता है, NH/2π, यही तो होता है। चलो सॉल्व कर लो इसको। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये निकाल लिया जाए। mv/r। ठीक, चलो देखते हैं क्या निकल के आता है इसका आंसर। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, इसको हम एल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो n की वैल्यूज़ हो गई 2, h का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 भागे 2, पाई की वैल्यूज़ हो गया 3.14। ठीक, यह 2 से यह 2 कट जाएगी। ठीक, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा जो वैल्यूज़ प्राप्त होगा L इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर -34। ठीक, और ये हमारा हो गया जूल सेकेंड में। ठीक, ये निकल आया।
अगला नंबर पे हमें निकालना है क्या, गतिज ऊर्जा। ठीक, आइए इसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालना है ये देखते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यूज क्या होती है आपको पता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक, क्या होती है, ई के इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस ई एन। ठीक, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखेंगे तो माइनस ई एन की वैल्यूज है -3.4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस का सलूशन कर लिए। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या मतलब ये आंसर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस और कैसे हमें इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहले हमें बताना है कारण, फिर बताना है परिमाण और फिर बताना है क्या, दिशा। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशंस है इसका। तो भैया देखिए यहाँ पे सारा कुछ डेटा जो है लिख दिया गया है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कारण, ठीक, फिर है परिमाण और फिर है दिशा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा कंडीशंस। चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत रेखाओं की संख्या होती है, जो बंद सतह से गुजरती है। ठीक, और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, ये है इसकी कंडीशंस, यानी जब किसी बंद सतह से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण होने वाला मतलब फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक मतलब जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या निकालना, कारण। तो कारण क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। ठीक है ना, बदलाव होना, मेन कारण यही है, इसी के कारण जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ठीक, दूसरा परिमाण पूछा गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है फ्लक्स बदलाव के दर के समानुपाती होता है। ठीक, जैसा कि ये फैराडे ने बताया था, E इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt। यही तो बताया था ना फैराडे ने कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, समानुपाती होता है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, नेक्स्ट है दिशा। तो भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम से तय होती है। लेंज के मुताबिक यानी लेंज के नियमानुसार क्या बताया गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चंस में आपसे यही तो पूछा गया है ना कि फ्लक्स परिवर्तन किन कारकों पर निर्भर करती है और ये इसके आधार पे हमें बताना था। तो ये इनकी स्थितियां हैं, इन्हीं के आधार पे इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस
अगर ये ना कर पाते तो हम लोग अथवा में करते। तो अथवा में देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें बताना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे वर्क करता है, और फिर जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए जो शर्तें हैं उसमें हमें चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के बारे में बताना है, प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध के बारे में बताना है, द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध के बताना है, और शक्ति क्षय के बारे में बताना है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, आराम से, बट कैसे लिखना है ये देख लो। तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या मेंशन कर दिया, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण क्या होता है। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण जो होता है ट्रांसफार्मर में होने वाली एक प्रक्रिया है। जब किसी प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स पूरी तरह से द्वितीयक कुंडली से बद्ध नहीं पाता है। इस वजह से कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, और इसी नुकसान को हम क्या कहते हैं, क्षरण कहते हैं। ठीक, और याद रख लो चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण जो होता है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, लगभग शून्य होता है या शून्य ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध। तो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध भी क्या होती है, शून्य होती है। ठीक, नेक्स्ट है शक्ति क्षय। तो आदर्श ट्रांसफार्मर का शक्ति क्षय भी जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। ठीक, अब आपका सेट 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे सेट 6। ठीक, और सेट 6 के बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे की जो है अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो 2023 को सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप लोग सॉल्व करते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो उसके बारे में बताइएगा, तो उन सभी को भी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ स्टूडेंट की ये बात आ रही कि क्यों ना जो है क्रैश कोर्स चलाया जाए। तो भाई अच्छी बात है क्रैश कोर्स भी चलाना। ठीक, तो क्रैश कोर्स को चला दिया जाए और अच्छी बात है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवाइज बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो आप लोग अभी से मेहनत करते रहिए, और आप लोग अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से मेहनत करते रहिए।